हेलो बच्चों। तो आज हम लोग फ्रिक्शन का एक सवाल करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली अगर देखा जाए तो फ्रिक्शन में अगर कभी केवल 3 सवाल करने होंगे मुझे, तो उसमें से ये एक सवाल रहेगा। और ये सवाल है इरोडोव का, ऑब्वियसली वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक आप मान सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सवाल है, ये 1.65 है इरोडोव का। ब्लॉक रखा हुआ है, उसी के ऊपर एक और बार रखा हुआ है जो कि स्लाइड कर सकते हैं उसके ऊपर। ये लेंथ और ये लेंथ आप इन्फिनिट मान सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिस पे ये स्लाइड कर सकते हैं। ये M1 है, ये M2 है। M2 पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है जो कि टाइम वेरिएंट है। फोर्स इक्वल टू AT गिवन है, जहाँ A कांस्टेंट है। इसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है K दे रखा है। ये सरफेस स्मूथ है, म्यू आप बोल सकते हैं 0 है। तो वी हैव टू फाइंड acceleration of M1 एंड M2। आप देख रहे हैं कि चूंकि फोर्स टाइम डिपेंडेंट है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन भी टाइम डिपेंडेंट आएगा। तो ग्राफ भी आपको प्लॉट करना है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का। ये वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से फ्रिक्शन का। इसमें काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होते हैं। ये पढ़ाते वक्त मैं पहले एक बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ कि कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है कि ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, वो कैसे मूव करेगा टाइम के साथ, वो क्यों मूव करेगा, कब एक साथ मूव करेगा, कब वो अलग अलग एक्सेलरेशन के साथ मूव करने लगेगा। तो इसके लिए एक सिंपल रूल आप याद रख सकते हैं कि वो पहले कोशिश करता है कि साथ रहें, ठीक है। और नॉर्मली देखा गया है कि बाद में वो डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है। इसके पीछे ऑब्वियसली फिजिक्स है, ऐसा नहीं है कि ये कोई इंट्यूशन है, बट आप जब भी देखेंगे तो इसी तरह से पाएंगे। अब जब ये मूव करेगा, जब ऊपर वाला ब्लॉक मूव कर रहा है, तो सबसे पहले इसमें ये समझना होगा कि अगर हम इसे कंप्लीट सिस्टम मान लेते हैं, अगर इसको अगर कंप्लीट सिस्टम हम मान लेते हैं, अगर ये कंप्लीट सिस्टम हम मान लें तो ऑब्वियसली t इक्वल टू 0 के जस्ट बाद ही फोर्स लग रहा है पूरे सिस्टम पे, तो ये तो तय है कि सिस्टम मूव करेगा, ठीक है। शुरुआत में ही मूव करेगा, तो ये तय बात है कि सिस्टम मूव करेगा t इक्वल टू 0 प्लस पे ही। और क्यों? बिकॉज नीचे इस रीजन में आपको, आप देखिए इस रीजन में कोई भी फोर्स नहीं है, तो ऑब्वियसली t इक्वल टू 0 प्लस पे ही ये काफ़ी मूव करेगा ये सिस्टम। और कुछ देर बाद उसके बाद क्या होगा, आप खुद सोचिए कि इसके बीच जो फ्रिक्शन है वो एक्ट करना चालू होगा। और चूंकि इंडिविजुअली आप सोचिए M2 भी फॉरवर्ड मूव कर रहा है और M1 भी फॉरवर्ड मूव कर रहा है, तो M1 पे फ्रिक्शन पक्का है। ओनली फोर्स जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो M1 पे हॉरिजॉन्टल है, वो टुवर्ड्स राइट होना होगा। तो M1 पे ये भी समझ में आ रहा है कि फ्रिक्शन राइट होना चाहिए और M2 पे फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ होना चाहिए। और एक चीज़ समझिए कि जब M1 पे फ्रिक्शन राइट की तरफ होगा, और चूंकि कभी भी फ्रिक्शन एक इंडिविजुअल फोर्स है, इस पर एकमात्र फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो उसका एक मैक्सिमम लिमिट भी होगा। और मैक्सिमम लिमिट है दैट मीन्स कि M1 का एक मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी पॉसिबल है।
बट गौर करिए फोर्स यहाँ पे जो लगा है वो इन्फिनिट लग सकता है, ऐसे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वो फोर्स बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि m2 का एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, बट m1 का एक्सेलरेशन एक फिक्स एक्सेलरेशन हो सकता है, वहाँ उससे ज़्यादा नहीं होगा। दैट मीन्स कि जब एक टाइम आएगा जबकि m2 का एक्सेलरेशन इस m1 के एक्सेलरेशन को एक्सीड करना चाहेगा, वो मोमेंट वो होगा जबकि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट होगा। टिल देन वो लोग कॉमन ही चलेंगे। ओके, तो होप ये बहुत क्लियर होगा आपको। ठीक है, तो अब हम लोग सोचते हैं कि वो टाइम हम लोग पहले कोशिश करेंगे निकालने का कि जिस मोमेंट में ये रिलेटिव एक्सेलरेशन स्टार्ट होगा। तो से दैट मोमेंट इज से टिल टी नॉट बोथ हैव सेम एक्सेलरेशन, ठीक है। And that acceleration will be obviously towards right F net upon total mass, अगर हम सिस्टम मानते हैं, और यही दोनों की एक्सेलरेशन होगी। ये कब तक है? when time is less than equal to t नॉट। ओके, तो ये पार्ट होपफुली क्लियर है कि ऐसा रहेगा। अब मैं जो बता रहा हूँ कि m1 पे एक F मैक्स लग सकता है जब फ्रिक्शन मैक्स की पॉसिबिलिटी है, और वो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है वो होता है आपको K इंटू m2g। ये कैसे आया? तो आप जिस सरफेस पे आप फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये वो सरफेस है, तो इस सरफेस पे अगर फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो इस पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और कभी भी नॉर्मल रिएक्शन निकालना है तो उसके एबव कितना मास रखा हुआ है उस पर नॉर्मल रिएक्शन उस सरफेस का डिपेंड करता है। तो m2g हो गया और k, बट याद रखिए ये F मैक्स लग सकता है। दैट मीन्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक आपको पता है कि A1 मैक्स मुझे पहले से पता है कि इससे ज़्यादा नीचे वाले की बॉडी की एक्सेलरेशन नहीं हो सकती, क्योंकि उसका FBD में अगर देखिएगा तो हॉरिजॉन्टल केवल एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा। तो दैट मीन्स कि ये F मैक्स अपॉन m1, ये इसकी एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो सकती है, जो कि है K m2g डिवाइडेड बाई m1, राइट। तो उस मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे रिलेटिव एक्सेलरेशन होना है, वो मान लीजिए वो मोमेंट टी नॉट है जो कि हमने लिखा है। तो उस वक्त अगर m2 का आप सिंपल एक FBD बनाएंगे तो m2 का ऐसा बनेगा, ये ए टी नॉट लग रहा होगा, ऑब्वियसली इस पे फ्रिक्शन बैकवर्ड लग रहा होगा, उस वक्त F मैक्स आ चुका होगा, और इसका अगर देखा जाए तो एक्सेलरेशन हो रहा होगा A1 टूवर्ड्स राइट, अगर सॉरी इसको A2 बोलें, और दैट मस्ट बी इक्वल टू A टी नॉट माइनस F सॉरी F मैक्स। भाई पहली बार पढ़ाना चालू किया हूँ तो थोड़ा तो वक्त लगेगा, डिवाइडेड बाई m2, सॉरी फॉर दैट। तो ये एक्सेलरेशन होगा उस मोमेंट पे, टी नॉट मोमेंट पे, और ये किस बॉडी की? जो m2 है, ठीक है। और इससे जस्ट पहले अभी तक एक्सेलरेशन दोनों का सेम था। ये FBD अगर देखें, बहुत ही गंदा सा लाइन, ठीक है। तो FBD अगर ये हम लोग m1 का FBD अगर देखें तो m1 पे एकमात्र फोर्स यही फ्रिक्शन लग रहा होगा, जो कि टी नॉट मोमेंट में F मैक्स पहुंच गया होगा। ये m1 का FBD है, और यही इतना रहा होगा कि m2g बाई m1 जो यहाँ पे हमने बताया है, और इसके अकॉर्डिंगली ही A1 जो आएगा वो होगा आपको, सॉरी दिस इज actually A1, this is should not be there, F max is simply Km2g, so A1 is
के m2g डिवाइडेड बाई m1, राइट। और इस मोमेंट तक टिल टी नॉट तक a1 मस्ट बी इक्वल टू, इस मोमेंट के बाद ही एक्सेलरेशन दोनों की डिफरेंट हो जाएगी। तो यहाँ से हमें वो मोमेंट मिल जाएगा ए टी नॉट माइनस एफ मैक्स। एफ मैक्स आप देख रहे हैं कि कितना है, के m2g डिवाइडेड एफ मैक्स ये है, डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई ये हम लोग a2 लिख रहे हैं, ए टी नॉट माइनस के m2g डिवाइडेड बाई m2 which is nothing but equal to a1 which is k m2g divided by m1, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि m1 a t नॉट माइनस k m1 m2g इक्वल टू k m2 स्क्वायर g, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि टी नॉट की वैल्यू आ जाएगी k m1 m2g प्लस k m2 स्क्वायर g डिवाइडेड बाई m1a which is nothing but you can take common k m2g, here you will get m1 plus m2 divided by m1a, तो ये t नॉट है, ठीक है। सो ये टी नॉट निकल गया है। उसके बाद बहुत सिंपल है, आफ्टर टी नॉट ऑब्वियसली रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो आपको पता ही है कि नीचे वाला ब्लॉक जो m1 है, m1 उसने तो अपना मैक्स एफ मैक्स लगना चालू हो गया, तो इसका एक्सेलरेशन वही कांस्टेंट रह जाएगा जो कि a1 है, और जो कि पहले से पता है कि m2g अपॉन m1 है, राइट। एंड अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन अभी भी बढ़ सकता है बिकॉज वो टाइम डिपेंडेंट है। तो ऊपर वाले का एफबीडी अगर आप देखेंगे तो इस पे अभी भी F इक्वल टू AT लग रहा होगा, बट इस तरफ जो बैकवर्ड एक काइनेटिक फ्रिक्शन अब स्टार्ट हो गया F के, जिसकी वैल्यू ऑब्वियसली F मैक्स के बराबर होगी, और इसलिए इसका m2 का एक्सेलरेशन जो होगा वो सिंपली AT माइनस F मैक्स डिवाइडेड बाई जो कि काइनेटिक है, और इसकी वैल्यू AT माइनस F मैक्स की वैल्यू अगर आपको याद हो तो वो होगा, वो होगा K m2g डिवाइडेड बाई m2 है, ठीक है। ये A2 है, बट याद रखिए ये कब वैलिड है, जब t इज ग्रेटर देन t नॉट है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि t नॉट टिल t नॉट you can write till t नॉट friction was कैसा नेचर रहा, स्टैटिक। क्यों स्टैटिक रहा, क्योंकि वहां पे रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है।
और उसके बाद क्या हो गया, काइनेटिक लगने लगा, और M2 जो कि नीचे वाला ब्लॉक था जिस पे एकमात्र फ्रिक्शन फोर्स था, तो वो उस पे फ्रिक्शन अपना काइनेटिक लगने लगा एंड उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, क्योंकि उसका फोर्स का एक लिमिटेशन है, उससे आगे वो बढ़ नहीं सकता है। बट ऊपर वाले ब्लॉक पे चूंकि F टाइम वेरिएबल फोर्स था तो वो बढ़ता रहा, बट उसके बैकवर्ड फोर्स जो Fk है ये आपको कांस्टेंट रहा, बट ओवरऑल फोर्स टुवर्ड्स राइट वेरिएबल रहा जो कि टाइम डिपेंडेंट है, इसलिए एक्सेलरेशन भी वेरिएबल आया। ठीक है, तो इसका ग्राफ अगर बनाएंगे तो बहुत सिंपल रहेगा। आप देख सकते हैं इसका ग्राफ ऑलमोस्ट इस तरह का आना चाहिए। ये अगर आप टाइम एक्सिस लेंगे और ये एक्सेलरेशन लेंगे तो शुरुआत में कुछ देर तक ये लोग कांस्टेंट चले, जो कि ये टाइम t0 है। उसके बाद ऑब्वियसली क्या हुआ, ये जो नीचे वाला ब्लॉक था M1 उसकी एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रह गई। ऑब्वियसली इसका वैल्यू क्या आएगा तो वो आप निकाल सकते हैं F max by M1, और उसके बाद इनका एक्सेलरेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ता गया। और ऑब्वियसली एक्सेलरेशन जब बढ़ता जाएगा तो वो हायर स्लोप के साथ बढ़ता गया। अगर कोई पूछे ये निकालना है एंगल, वो भी आप स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से निकाल सकते हैं, आपको पता होगा। ये बैकवर्ड अगर ये एक्सेलरेशन निकालना है, ये एंगल निकालना है, ये भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। इनफैक्ट ये दूरी आपसे पूछी जा सकती है मैथ्स में, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो c, तो उसकी वैल्यू ये होगी। ये आप देख रहे होंगे ये y का रोल प्ले करेगा, ये mx का रोल प्ले करेगा, ये c, और इसलिए माइनस है तो ये नीचे साइड में। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाद में फ्रिक्शन आप यहाँ तक समझ ही गए कि t0 तक फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगा, और उसके बाद आफ्टर t0 फ्रिक्शन का नेचर कैसा हो जाएगा, काइनेटिक हो जाएगा। ठीक है, होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ये बहुत वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन में से मैं मानता हूँ फ्रिक्शन का, जो कंसेप्ट क्लियर करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।